नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं कुंडली के प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक, हर एक भाव के बारे में एक एक वीडियो बनाए हुए हैं। हर एक भाव के बारे में हमने उसकी सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है। उसमें ग्रहों का फल के भी जो भी रिजल्ट होते हैं सामान्य, उसकी चर्चा की है। उसमें हम छठे हाउस तक या छठे भाव तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम कुंडली के 7वें भाव की हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे कुंडली के 7वें भाव के बारे में। कुंडली का 7वां भाव क्या दर्शाता है वो देखेंगे और उसमें हर एक ग्रह का एक सामान्य फल क्या प्राप्त होता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुंडली का 7वां भाव ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो त्रिकोण है पूरी कुंडली में, उसमें काम त्रिकोण होता है, उसका दूसरा भाव है। क्योंकि काम त्रिकोण में कौन से भाव आते हैं? तीसरा, 7वां और 11वां। तो काम त्रिकोण का भाव है ये, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो हमारी कामनाएं, हमारी विषय वासना, हमारी कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त बातें, ये सब खास करके देखे जाते हैं। उसके साथ हम एक और पहलू से देखें कि जो लग्न भाव है, लग्न भाव हम खुद है और इसके ठीक सामने 180 डिग्री पर ये 7वां भाव है। तो यानी हमारा सामने वाला या हमारा पार्टनर, हमारे साथ रहने वाला, हमारा जोड़ीदार, तो ये हमारा साथीदार यानी हमारा जीवन साथी भी दर्शाता है। हमारे जो व्यापार में जो हमारे साझेदार होते हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, ये सब भी दर्शाता है, व्यापार भी दर्शाता है और जीवन साथी दर्शाता है। इसलिए इस भाव के साथ वैवाहिक जीवन, दैहिक सुख, विषय वासना, ये सब भी जुड़ा है और ये सब भी खास करके देखा जाता है। व्यापार में प्रसिद्धि, देश विदेश में प्रसिद्धि, ये सब भी इस भाव से देखते हैं। उसके अलावा गुप्त रहस्य मैंने कहा, ये भी हम देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक भाव में बहुत सारे कारकत्व हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारकत्व हैं हमारे जीवन के, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वरना तो बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जाए। अगर हम भावात भाव सिद्धांत के अनुसार भी हम देखते हैं तो जो चतुर्थ भाव है कुंडली का, वो माता का भाव है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो चतुर्थ से चतुर है, ये चतुर्थ है, चौथे से चौथा, यानी माता का सुख, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा माता का भी है और हम सुख भाव भी है, तो माता का सुख भी वहां से देखा जाता है। नवम भाव जो है कुंडली का, वो पिता का कहलाता है। तो नवम भाव से ये 11वां भाव है, लाभ भाव है, इसलिए पिता का लाभ भी वहां से देखा जाता है। पंचम भाव है वो हमारा संतान भाव है, हमारे पुत्र का भाव है, पुत्र का पराक्रम वहां से तीसरा है ये, तो उसका पराक्रम भी उस भाव से देखा जाता है। या उसका छोटा भाई, पुत्र का छोटा भाई बहन, क्योंकि वहां से तीसरा है, वो भी देखा जाता है। तो इस नज़र से अगर देखें कि अपने संतान का छोटा भाई बहन, तो ये भी कह सकते हैं कि हम किसी की कुंडली में प्रथम संतान पंचम भाव से देखेंगे और दूसरा संतान जो भी होगा, बेटा बेटी, वो हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हम ये सप्तम भाव के जो भी कारकत्व हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो होता है वो खास करके हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं वैवाहिक जीवन में, हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार, ये सब।
हमारी काम वासना, विषय वासना, ये सब। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इस भाव को मारक भाव में गिना गया है, आपको मारने वाला भाव है, इसलिए मरण तुल्य कष्ट भी इस भाव से देखा जाता है। शरीर के अंगों की बात करें तो ये भाव से खास करके हमारे बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स है, गुप्त अंग है, गुप्त रोग है, शुक्र जंतु है, मूत्रपिंड है, मूत्राशय है, तो ये सब जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सप्तम भाव से, और इन सब अंगों से रिलेटेड बीमारियां भी सप्तम भाव से देखी जाती हैं। अब हम इस भाव में स्थित एक के बाद एक ग्रहों का एक सामान्य फल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस भाव में सूर्य क्या फल देते हैं उसकी बात करते हैं। शुभ अशुभ अवस्था में फल अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य अगर वहां पे शुभ प्रभाव में हो या शुभ अवस्था में हो तो भी वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी तो लाता ही है। क्यों कमी लाता है, क्या होता है, उसका एक सप्तम भाव में सूर्य के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्तम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन में। और अशुभ प्रभाव में हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े कर देता है। लेकिन इसके जो शुभ प्रभाव में सूर्य होने से ये उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो क्या होता है, तो जातक का जीवन साथी जो होता है बहुत अच्छा प्राप्त होता है, यानी एक राजस प्रकृति का, क्योंकि सूर्य राजा है, उदार दिल वाला होता है, क्रोधी होता है, आक्रामक व्यवहार करने वाला होता है, थोड़ा सा उदार स्वभाव भी होता है, स्वाभिमानी होता है। लेकिन जातक की उसके साथ थोड़ी अनबन रहती है। ये स्वभाव उस जातक के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करता है और दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। जातक उच्च शिक्षित भी होता है और जातक का जो जीवन साथी होता है वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित होता है, बहुत प्रतिष्ठावान भी होता है, इंसान होता है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कष्ट देता ही है। और अगर अशुभ अवस्था में हो तो ये लग्न विच्छेद के योग भी कर देता है। और इसके साथ साथ अशुभ अवस्था में होने पर दाम्पत्य सुख खराब करने के साथ साथ आपको आपके जो मैंने कहा प्राइवेट पार्ट्स के अंदर गर्मी जन्य यानी अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ जाने से उससे रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं, शस्त्रक्रिया भी होती है या हड्डियों की समस्या भी हो जाती है। तो ये सब बीमारियां भी देखने को मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो हमें हमारा व्यवसाय भी साझेदारी या पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस भाव में चंद्रमा से की स्थिति से। तो चंद्रमा यहाँ पर सामान्यतः शुभ फल प्रदान करता हुआ नजर आता है, क्योंकि वह नैसर्गिक शुभ ग्रह कैटेगरी में माना गया है। लेकिन उसको शुभ अशुभ अवस्था उसकी भी होती है, क्योंकि वो क्षीण चंद्र है, वृद्धि तिथि का है या क्षय तिथि का है या कैसा है, मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सूर्य के कितने नज़दीक है वगैरह वगैरह। तो उसके साथ साथ और क्या मैलिफिक ग्रह बैठे हुए हैं। तो फिर भी लेकिन शुभ अवस्था नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से यहाँ ज़्यादातर वो शुभ फल प्रदान करता हुआ नजर आता है। और जब शुभ अवस्था में होते हैं तो क्या होता है कि जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही उत्तम रहता है। जातक का जीवन साथी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव का होता है और घूमने फिरने का और खाने का भी शौकीन होता है। लेकिन जातक का जीवन साथी थोड़ा सा विषयासक्त या विषय वासना वाला या कामी होता है,
जातक स्वयं भी थोड़े से विषयासक्त या कामी होते हैं। ऐसे जातकों का विवाह भी बहुत ही शीघ्र हो जाता है समय पर, या थोड़ा सा उम्र जैसे ही विवाह की हुई और तुरंत विवाह भी हो जाते हैं। ऐसे जातक को व्यापार से भी बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है। जल संबंधी कार्यों में उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और माता का कारक जो चंद्र है वो चतुर्थ से चतुर्थ में होने से, फोर्थ टू फोर्थ हाउस, माता का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जातक को मकान, वाहन, ये सब भी सुख सुविधाएं अच्छी प्राप्त होती है। जातक का जो घर होता है वो किसी बाग बगीचे की नज़दीक या हरियाली वाली वातावरण हो उसके घर के आसपास, ऐसी जगह वो रहता है। अगर ये चंद्र अशुभ अवस्था में आ जाता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और स्वाभाविक है, चंद्र जो है वो मन का कारक है, तो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक बीमारी बहुत रहती है। जातक के पार्टनर के बीच में बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने की वजह से दाम्पत्य सुख में बहुत ज़बरदस्त कमी आ जाती है। प्राइवेट पार्ट्स में बीमारी आ जाती है और शस्त्रक्रिया भी होती है, छाती या फेफड़ों में भी कोई जातनी बीमारी आ जाती है। तो ये सब समस्या भी देखने को मिल सकती है। अब हम सप्तम भाव में मंगल ग्रह की बात करेंगे। जो सप्तम भाव में मंगल भी एक ऐसा ग्रह है कि जो सूर्य की जैसा ही थोड़ा बहुत फल देता है, क्योंकि वो भी अग्नि तत्व है। तो सप्तम भाव में मंगल भी मेजॉरिटी केस के अंदर वो शुभ प्रभाव में होने के बावजूद भी दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी लाता है। इसलिए उसको अशुभ फल देता हुआ कहा गया है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ बहुत अच्छा देता है। और सप्तम भाव में मंगल होने से हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। वैसे मांगलिक का कॉन्सेप्ट पहले भी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में होता है तो भी कहा जाता है, किंतु मैं वो चर्चा करना रह गया था। तो मैं कुंडली में मंगल का जो दोष बनता है उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर होने से व्यापार और कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आती हैं और लग्न पर उसका प्रभाव पड़ने से जातक अनुशासन प्रिय होता है और थोड़ा आक्रामक मिजाज का होता है। द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि होने से पैतृक संपत्ति में हानि होने का भी कुछ योग बनता है। जातक को सिर पे चोट लगने की भी संभावना रहती है और अग्नि से भी कोई भय उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है कि मंगल सप्तम भाव में होने से जातक का जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा उग्र रहेगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हाइट बॉडी अच्छा रहेगा और आक्रामक स्वभाव का, हाइपर एक्टिव, ऊर्जावान, थोड़ा सा न थकने वाला और गुस्सैल, एकदम थोड़ा सा गुस्से से बात करने वाला। तो ये थोड़ा सा उसके गुण उसमें अंदर अवश्य देखने को मिल सकते हैं। और जब ये मंगल अशुभ प्रभाव में हो जाता है तो फिर इसके विपरीत परिणाम आ जाते हैं कि जीवन साथी बहुत ज़्यादा आक्रामक और हिंसक भी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, झगड़ालू होता है और कई बार तो जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है या विवाह में विच्छेद भी हो सकते हैं। जातक को जलने, कटने, छिलने का कष्ट भी होता है और शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें जलन या गर्मी की वजह से कोई ना कोई बीमारी होती है, ऑपरेशन होता है या कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है। पेट में भी कोई ना कोई
के रोग भी, पेट के कोई रोग भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम सप्तम भाव में बुध का फलादेश की बात करते हैं। बुध भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए ज्यादातर उसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अब बुध का ऐसा है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण वो प्राप्त कर लेता है। शुभ ग्रह के साथ शुभ और अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो, या क्रूर ग्रह के साथ बैठता है, शुभ अशुभ तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन जो क्रूर और पापी ग्रह माने गए हैं वो उसके साथ रहता है तो उसके अंदर भी क्रूरता आ जाती है। लेकिन हम इसको नैसर्गिक शुभ ग्रह मान के बात करते हैं, तो जब वो सप्तम भाव में होता है और शुभ अवस्था में होता है तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त करवाता है और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर बना देता है, व्यापार में भी बहुत लाभ देता है और जातक को तेज दिमाग और तीव्र बुद्धि वाला बना देता है। जातक को का जो जीवन साथी है वो भी बहुत ही चतुर और विद्वान होता है, किंतु कई बार जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, देखे गए हैं। जातक कुछ ज़्यादा ही कामुक होता है और विषय वासना वाला होता है और एवं राजसी प्रकृति का भी होता है। जातक थोड़ा सा विनोदी स्वभाव वाला भी होता है और खेल कूद का भी शौकीन होता है। किंतु जब यह बुध अशुभ प्रभाव में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक को मानसिक बीमारी, गुप्त रोग, चर्म रोग, पित्त की पित्त या उसकी पित्त प्रकृति से उत्पन्न कोई रोग वाले होने वाले रोग की संभावना बढ़ जाती है। जातक को मंदबुद्धि या पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। अब हम सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो गुरु बृहस्पति भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होने की वजह से उसका ज़्यादातर शुभ फल ही देखा जाता है और शुभ फल ही मिलता है। सप्तम भाव में गुरु होने से जातक का जीवन साथी बहुत ज्ञानी, विद्वान, धर्मनिष्ठ, नीतिवान, न्यायप्रिय, ये शिक्षित, लोगों को सलाह देने वाला, एडवाइज़र, ये तरीके का उसका जीवन साथी होता है। जातक खुद भी बहुत ही संवेदनशील होता है और वह भी शिक्षित और विनम्र और शास्त्रों का जानकार होता है। एक चीज़ ये भी देखी गई है कि गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में होने के बावजूद, शुभ ग्रह होने के बावजूद जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद भी करवाता है। सप्तम भाव में गुरु होने से जातक आशावादी, उत्साही, न्यायप्रिय, सत्य बोलने वाला और व्यापार में साफ सुथरी छवि बनाने वाला और प्रसिद्ध एवं धर्म के अनुष्ठान करने वाला भी होता है। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, एक एकादश भाव पर, फिर लग्न पर और तृतीय भाव पर। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से जातक को व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होता है और जातक का जो सोच होता है लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से वो अच्छी होती है। जातक ऊर्जावान होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और तृतीय भाव पर होने से भाई बहनों का साथ सहयोग बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है और अपने जो भी प्रयास होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव प्रयास का है, उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाता है। जातक की पर्सनालिटी भी अच्छी होती है। अब यही गुरु बृहस्पति जब अशुभ प्रभाव में हो तो इससे थोड़ा सा विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। व्यापार में नुकसान होता है, वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है और जीवन साथी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मतभेद हो जाते हैं या विवाह में देरी भी करवाते हैं गुरु बृहस्पति। पेट के रोग हो जाते हैं और गर्भाशय में सूजन, किडनी में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन,
हाँ, बड़ी आंत में समस्या, ऐसे रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम सप्तम भाव में शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी वैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, और शुक्र जो है वो तो सप्तम भाव का कारक ही कहा गया है, क्योंकि सप्तम भाव मैंने कहा भोग और विषय वासना का भाव है, और शुक्र जो है ग्रह वो उसका भी कारकत्व एक है भोग और विषय वासना। तो ये सप्तम भाव का कारक ग्रह मुख्यतः शुक्र ही है, कामना है, विषय वासना है। अब सप्तम भाव में शुक्र होने से स्वाभाविक ये शुभ फल ही देगा, लेकिन अशुभ प्रभाव में होने से थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी आती है। लेकिन जब शुभ प्रभाव में होता है तो जातक का जीवन साथी बहुत ही सुंदर होता है, जातक भी सुंदर और धनवान और प्रभावशाली होता है, उसका जीवन साथी भी प्रभावशाली होता है, दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय होता है, धन की स्थिति भी सदैव उत्तम रहती है, कई बार विवाह के बाद भाग्योदय भी होता है, जातक बहुत चतुर होता है, और क्या बोलते हैं कि जो ज्वेलरी है, कपड़े हैं, वस्त्र है, परिधान है, संगीत है, होटल है, मिठाई है, रत्न, आभूषण, ये सब चीज़ों का व्यापार करके अच्छा लाभ पाने वाला होता है। अब यही शुक्र जब अशुभ अवस्था में हो जाते हैं तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। वैवाहिक सुख में कमी आती है, व्यापार में घाटा होता है, प्रेम में कमी आता है, जातक का एक से अधिक संबंध बनते हैं, जातक को शारीरिक रोग हो जाते हैं, खास करके गुप्त रोग, प्राइवेट पार्ट्स के रोग, शरीर में दुर्बलता, वीर्य में कमी, संतान संबंधी समस्या, ये सब समस्या भी देखने को मिल सकती है। अब हम सप्तम भाव में शनि का फल की बात करते हैं। अब शनि नैसर्गिक पाप ग्रह माना गया है, किंतु मैंने एक चीज देखी है अपनी लाइफ में कि शनि सप्तम भाव में विवाह में देरी कराता है, क्योंकि शनि का काम ही है डिले करना, लेट करना। फल तो वो देता ही है लेकिन बहुत लेट करके देता है, तो विवाह में देरी अवश्य कराता है, किंतु बहुत अच्छा जीवन साथी भी देता है, और वो मैरिड लाइफ मोस्टली अच्छी ही होती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है, वहां पे उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो जाती है, इसलिए उसको वो बलशाली होने से ये रिजल्ट मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से भी देखा है। अब सप्तम भाव में शनि होने से क्या होता है कि जातक न्यायप्रिय होता है, लेकिन शरीर में कोई ना कोई रोग तो होता ही है, थोड़ा सा रोगी होता है। और एक और चीज है, सप्तम भाव में शनि होने से बेमेल विवाह भी मैंने देखे हैं, कि जो पार्टनर है, दो कपल में कोई मेल नहीं होता, बेमेल, यानी एक बहुत पैसे वाला है तो एक बहुत गरीब है, एक बहुत सुंदर दिखता है तो एक उतना सुंदर दिखता नहीं है, तो ये बेमेल। लेकिन खास करके जो बेमेल विवाह मैंने सप्तम भाव में शनि होने से जो देखे हैं वो एज डिफरेंस के देखे हैं। एक बड़ा एज का गैप होता है, 12-15 साल 20 साल तक का एज गैप होता है, तो ये ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि को ज्योतिष की परिभाषा में, किताबों में उसको वृद्ध माना गया है। तो जातक का जीवन साथी लेकिन फिर भी क्या होता है, सेवाभावी होता है, सत्यनिष्ठ होता है, कर्तव्य परायण होता है, संवेदनशील भी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रणय संबंध बहुत ही अटूट रहता है और लंबे समय तक वो निभाते हैं। लेकिन मैंने कहा वैसे शनि लेट करता है विवाह में, इसकी वजह से कई बार इतना लेट कर देता है विवाह कराने में कि जातक थक हार कर विवाह करने का सोचना ही बंद कर देता है, बोलते हैं अब मैं संन्यास ले लूं, यानी सन्यासी भी बना देता है। और साझेदारी का व्यापार करते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करवाता है, यानी पार्टनरशिप भी अच्छी रहती है, अच्छी टिकती है और उससे लाभ भी प्राप्त होता है। जातक एकाग्र चित्त से काम भी करता नजर आता है।
सप्तम भाव के शनि की दृष्टि नवम भाव पर और लग्न पर और दशम भाव पर होने से ये भाग्य में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, और लग्न भाव पर होने से जातक बहुत ज़्यादा चिंतातुर रहता है, स्वास्थ्य की थोड़ी सी कंप्लेंट्स रहती है। और दशम भाव पर, दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से जातक की जो माता की स्वास्थ्य की फरियाद रहेगी, और जमीन मकान वाहन की जो कार्य होगा उसमें भी थोड़ा सा एक विलंब कराएगा, बहुत ही मेहनत या तड़पाने के बाद वो प्राप्त करवाएगा। अब शनि जब अशुभ प्रभाव में होता है तो फिर इसके विपरीत परिणाम आ जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स में रोग हो जाते हैं, खास करके स्नायु रिलेटेड होते हैं, मज्जा रिलेटेड, और खास करके दूसरा एक वायु का प्रकोप बढ़ जाने से भी वायु रिलेटेड भी रोग होते हैं। दाम्पत्य सुख पीड़ादायक हो जाता है, और मैंने कहा कई बार विवाह बिल्कुल होता भी नहीं है, साझेदारी में घाटा हो जाता है। जातक कोई ना कोई झूठे मामलों में फंस भी जाता है। अब हम सप्तम भाव में राहु की बात करते हैं। तो वैसे तो कहा गया है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी राहु सप्तम भाव में लगभग शनि जैसा फल देगा, लेकिन फिर भी राहु एक अलग ग्रह है तो अलग, उसका एक अलग तरीके से फल देने का सिस्टम है। उस जो राशि में बैठता है, जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, उस हिसाब से वो फल देता है। जैसे वो वृषभ राशि में बैठा है तो शुक्र के प्रभाव के मुताबिक शुक्र का फल ज़्यादा देगा। मकर राशि में बैठा है तो शनि के प्रभाव में रहेगा, शनि का फल ज़्यादा देगा। मेष राशि में है तो उसको मंगल का प्रभाव होने से मंगल रिलेटेड फल ज़्यादा देगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई बॉडी नहीं है। तो राहु केतु का कुछ इस तरह है, लेकिन फिर भी राहु एक वायु तत्व में माना गया है, शनि के जैसे ही। इसलिए ये सप्तम भाव में शुभ प्रभाव में होने से दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा देता है, प्रेम में वृद्धि करता है, अच्छे मित्र देता है, व्यापार में भी सफलता देता है, जीवन साथी भी बहुत ही सुंदर होता है। यानी ये सब क्या हो गया, फल शुक्र जैसा हो गया, क्योंकि शुक्र का ये शिष्य है, शुक्र इसका मित्र ग्रह है। लेकिन ये सप्तम भाव में राहु अच्छा फल शुभ अवस्था में देने के बावजूद भी क्या होता है कि जीवन साथी में कोई ना कोई त्रुटि होती है, यानी शारीरिक या मानसिक कोई ना कोई प्रॉब्लम हल्का सा देखने को अवश्य मिलेगा। इससे लेकर दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा हल्का सा कष्ट भी भोगना पड़ता है, और जीवन साथी थोड़ा सा घमंडी भी होता है और झूठ बोलने वाला भी होता है। अब यह राहु जब अशुभ प्रभाव में आ जाता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। खास करके जातक को मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ा देता है, वैवाहिक सुख में कमी लाता है, और जातक को कोई अनधिकृत व्यवसाय, यानी मैंने कहा कि गलत तरीके से पैसे कमाने के धंधे पे उसको लगा देता है, जुआ है, तस्करी है, उसमें वो फंस जाता है। राहु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न भाव और तृतीय भाव पर होने से जातक की विचारधारा पल पल परिवर्तित होती है, और इसलिए जातक का जो स्वभाव है वो सही तरीके से पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर निर्णय क्षमता भी बहुत ही कम होती है। जातक को ये सप्तम भाव में राहु थोड़ा सा विषयासक्त बनाता है, कामी भी बनाता है। जातक थोड़ा अच्छे रहस्यों को जानने वाला भी होता है और गुप्त संबंध रखने वाला भी होता है। इसलिए क्या होता है कि जब अशुभ प्रभाव में आ जाता है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़ जाते हैं और उसके अशुभ फल भी देखने को मिल जाते हैं।
जातक का जो जीवन साथी होता है वो ईर्ष्यालु भी हो जाता है, झगड़ालू भी हो जाता है, मानसिक बीमारी भी आती है, गुप्त रोग हो जाते हैं और जातक को विवाह में बाधाएं भी आती हैं, विवाह विच्छेद के भी योग बना देता है क्योंकि राहु भी विच्छेदकारी ग्रह है। अब हम सप्तम भाव में केतु की बात करते हैं। तो केतु कुजवत केतु यानी मंगल जैसा है, तो वो नॉर्मली अग्नि तत्व है। अब यहाँ पे केतु होने से क्या होता है कि जातक के जीवन साथी के लिए दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही अच्छा फल देता हुआ नजर आता है। जातक थोड़ा सा विषयासक्त और कामी होता है इसमें भी, किंतु केतु में क्या होता है कि जो भोग की लालसा है वो एक अंतराल के बाद धीरे धीरे वो कम हो जाती है, यानी भोग विलास की वृद्धि नहीं होती, वो कम हो जाती है, उससे विरक्त होता जाता है इंसान। क्योंकि केतु जो है वो धीरे धीरे हर चीज छोड़ने का सिखाता है और राहु बंधन में जाता रहता है। तो यहाँ पे इतना फर्क आ जाता है। जीवन साथी भी थोड़ा सा कामुक होता है और जीवन साथी को भी कोई ना कोई पेट से रिलेटेड रोग होता ही है। यहाँ पे ये अग्नि तत्व होने से केतु संतान में भी बाधा उत्पन्न करता है, संतान देरी से होते हैं और जातक परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है, व्यापार में घाटा भी होने की संभावना होती है शुभ अवस्था में हो तो भी, और अगर अशुभ अवस्था में हो तो इससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जातक की विवाह में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, विवाह विच्छेद हो सकते हैं, भागीदारी में नुकसान हो सकता है, जलने कटने छिलने से शरीर के किसी अंग की क्षति हो सकती है, पेट में बीमारी आ सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं जीवन में बन सकती है और उसकी वजह से कष्ट सहना पड़ता है। तो ये जो वीडियो में मैंने कोशिश किया आपको सप्तम भाव के बारे में जितना हो सके उतना मेन पॉइंट की जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया हो। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।